नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। देश में फिर लौटा कोरोना। 109 दिन के बाद फिर हाहाकार। एक दिन में कोविड का केस 790 पार। ड्रैगन पर जमकर बरसी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निक्की हेली। ईडी मुख्यालय के सारे लॉकअप हुए फुल। नए गिरफ्तारी आरोप के लिए फिलहाल नो एंट्री। कम नहीं हो रही मनीष सिसोदिया की मुश्किलें। अब सीबीआई ने जासूसी केस में दर्ज करवाया एफआईआर। विधानसभा का बजट सत्र कल एलजी के अभिभाषण से ही शुरू। इस बार होगी 5 से 10% की बढ़ोतरी। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस, मांगे 5 सवालों के जवाब। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 796 नए मामले आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,40,93,506 हो गए हैं। वहीं भारत में अभी 5,026 लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है। देश में 109 दिनों के बाद कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 5,000 से पार कर चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह 8 बजे जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में संक्रमण से एक मरीज की मौत के बाद देश में मृतक की संख्या बढ़कर 5,30,795 हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में अभी कोविड-19 के 5,026 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.01% है। मरीजों के ठीक होने की संख्या राष्ट्रीय दर 98.80% है। अभी तक कुल 4,41,97,645 लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर करीब 1.10% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 निरोधी टीकों की संख्या 220.64 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी है। गौरतलब है कि भारत में 7 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को करीब 40 लाख से अधिक हो गई थी। कोरोना महामारी को लेकर अमेरिका ने चीन पर एक बड़ा आरोप लगाया है। अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निक्की हेली मंगलवार को एक बार फिर चीन पर निशाना साधा। निक्की हेली ने कहा कि कोविड संभवतः चीन की ही एक लैबोरेटरी से आया। हेली ने अमेरिका द्वारा चीन को दी जा रही मदद की कटौती करने की बात भी रखी। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार हेली ने मंगलवार को ट्वीट में यह भी कहा, कोविड-19 संभवतः एक चीनी लैब से ही आया है। अमेरिका अब चीन को देने वाली सहायता में कटौती करे। कम्युनिस्ट चीन को एक पैसा भी न दिया जाए। हेली ने और भी कहा कि हाल ही में कथा था कि सत्ता में आने पर वो अमेरिका से नफरत करने वाले देशों को मिलाने वाले विदेशी सहायताओं से 1% की कटौती करेगी। इसमें चीन, पाकिस्तान और अन्य विरोधी भी शामिल हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि एक मजबूत अमेरिका बुरे लोगों को भुगतान नहीं कर सकता है। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में नए गिरफ्तार आरोपियों को रखने के लिए सारे लॉकअप फुल हो गए हैं।
अब नए आरोपियों को हिरासत में रखकर पूछताछ करने के लिए लॉकअप के खाली होने का इंतजार करना जा रहा है। वहीं राजनीतिक गलियारों में एक खबर और भी आ रही है कि बेहद चर्चा में चल रही है। वो तेलंगाना की मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि इस संभावना भारी अटकलों पर ही विराम लगाते हुई है कि कविता ने खुद को 16 मार्च को पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने से मना कराया और अपने वकील को कुछ डॉक्यूमेंट के साथ मुख्यालय भेजा था। लेकिन के कविता के मसले पर चर्चा चल रही थी कि अगर के कविता की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें कहां रखा जाता है, क्योंकि चारों लॉकअप फुल हो चुके हैं, जो अगले सप्ताह में खाली होने की संभावना है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की कथित फीडबैक यूनिट से जुड़े एक जासूसी मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 7 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। सीबीआई ने अपने प्रारंभिक जांच में पाया है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा गठित एफबीयू ने कथित तौर पर राजनयिक खुफिया जानकारी एकत्र की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के 14 दिन बाद सीबीआई ने 14 मार्च को एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई के मुताबिक आप सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न विभागों और स्वायत्त निकायों, संस्थानों और संस्थानों के कामकाज के बारे में भी प्रासंगिक जानकारी और कार्यवाही योग्य प्रतिक्रिया एकत्र करने और ट्रेप कैश के लिए 2015 में एफबीयू की स्थापना का प्रस्ताव दिया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि इकाई ने गोपनीय सेवा व्यय के लिए 1 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ 2016 में काम करना शुरू किया। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 17 मार्च से शुरू होने जा रहा है। उपराज्यपाल वी के सक्सेना के अभिभाषण से ही इसकी शुरुआत हुई। आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट 21 मार्च को पेश किया। इस बार दिल्ली विधानसभा में बजट बतौर वित्त मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से पेश किया जाएगा। दिल्ली के बजट में इस बार 5 से 10% की बजटीय राशि में बढ़ोतरी किए जाने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली का बजट 2015 में 34,790 करोड़ पेश किया गया था, जो कि पिछले साल 2022-23 में करीब 75,800 करोड़ हो गया था। लेकिन इस बार इसके 80,000 करोड़ किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार आगामी वित्त वर्ष में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन के साथ ढांचागत विकास और सड़कों को विश्व स्तरीय बनाने पर विशेष बल देगी। आधिकारिक सूत्रों की ये माने तो दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 17 मार्च से ही हो रही है। इस बजट सत्र में पहली बार ऐसा होगा जब दिल्ली के 2 मंत्री नहीं होंगे। खासकर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन सदन में नहीं रहेंगे। दोनों ही इन दिनों भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी जगह पर इस बार नए मंत्रियों की मौजूदगी सदन में दिखाई देगी। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न से संबंधित आरोप लगाने के मसले पर नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है, ताकि पीड़ित लड़की को उचित सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाया जा सके। इसके साथ ही उनके सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित जानकारी भी मांगी गई है। सूत्रों ये भी बताते हैं कि इस मामले की कई अन्य एंगल से तफ्तीश की जा रही है। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस इस मामले की विस्तार से जांच करना चाहती है, जिसे राहुल गांधी के बयान के राजनीतिक महत्व को भी समझने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि तफ्तीश का मामला ये मसला ये भी हो सकता है कि ये बयान कहीं जानबूझकर दिल्ली पुलिस की छवि को खराब करने के लिए तो नहीं है। हजारों लोगों के सामने दिल्ली पुलिस और दिल्ली की छवि को खराब करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस इस मामले में ये भी जानना चाहेगी कि अगर किसी भी महिला या लड़की के साथ गलत व्यवहार हुआ है तो उसके न्याय दिलाने के लिए संभव प्रयास होना चाहिए। इसलिए पीड़िता से संबंधित जानकारी मांगी गई है। दरअसल ये मामला भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का है,
जब राहुल गांधी समेत हजारों की तादाद में कांग्रेस के नेता और पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ उस यात्रा में हिस्सा लिए थे। यात्रा के दौरान श्रीनगर में राहुल गांधी ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि एक विशेष मामले में दिल्ली की रहने वाली एक लड़की से मेरी बातचीत हुई थी, क्योंकि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। बातचीत के दौरान मैंने उस लड़की से पूछा था कि क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। उस लड़की ने डरते हुए कहा कि कृपया पुलिस को मत बुलाइए, नहीं तो मुझे लज्जित होना पड़ेगा। दिल्ली से सटे नोएडा में एक व्यक्ति को सोसाइटी के निवासियों ने नौकरी से निकाल दिया। इससे आहत होकर उसने पार्किंग में खड़े 15 गाड़ियों पर तेजाब डाल दिया। वहीं ये पूरी घटना पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जहां ये घटना मैक्सवेल व्हाइट हाउस सोसाइटी की है, जो कि नोएडा के सेक्टर 75 में है। जानकारी के मुताबिक मैक्सवेल व्हाइट हाउस में उत्तर प्रदेश के हरदोई का रहने वाला रामराज पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को साफ करने का काम करता था। हाल ही में सोसाइटी के लोगों ने उसे नौकरी से हटा दिया था। निवासियों का यह भी कहना है कि वो ठीक से काम नहीं करता था। मैक्सवेल्स व्हाइट हाउस के अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह ने बताया कि रामराज बीते 6 से 7 सालों से यहाँ गाड़ियां साफ करने का काम करता था। निवासियों ने बुधवार को उसके काम से नाखुश होकर निकाल दिया था। इसके बाद वो गुस्से में था। वो बुधवार की सुबह पार्किंग में गया और वहां खड़ी 15 गाड़ियों पर तेजाब डाल दिया। आशीष ये भी बताते हैं कि बुधवार की सुबह सब लोगों ने गाड़ी को देखा तो गाड़ियां क्षतिग्रस्त थी। कैमरा चेक करने पर रामराज गाड़ियों पर तेजाब डालते हुए दिखाई दिया। उसके बाद हमने पुलिस को शिकायत की। बिहार के सिवान में एक किसान चर्चा का केंद्र बन गया है। चर्चा में आने के पीछे का कारण काला आलू की खेती करना है। गया के बाद सिवान में भी काला आलू की खेती की शुरुआत हो चुकी है। प्रयोग के तौर पर की गई खेती के बाद काला आलू का बम्पर उत्पादन हुआ है। सिवान में पहली बार किसी किसान ने ऑर्गेनिक तरीके से काला आलू उगाया है। ऐसे तो नॉर्मल आलू प्रत्येक किसान उगा लेते हैं, लेकिन पहली बार किसान के द्वारा जिले में काला आलू उगाए जाने की चर्चा जोरों पर है। लोग किसान के घर पर पहुंचकर काला आलू की खरीदारी कर रहे हैं। जिले के अन्य किसान भी काला आलू की ओर आकर्षित होने लगे हैं। माना जा रहा है कि अगली बार अन्य किसान भी काला आलू की खेती सिवान जिले में कर सकेंगे। बिहार के सिवान में काला आलू अपना जादू दिखा रहा है। इसके जादू से किसान का चेहरा भी खिल उठा है। सिवान जिले के गोड़ियाकोटी प्रखंड में करपालिया निवास किसान सुरेश प्रसाद ने लगभग 2 कट्ठे खेत में 1 क्विंटल बीज के साथ इसकी खेती शुरू की थी। किसान ने काला आलू के तैयार भी कर लिया है। किसान ने 120 दिन के बाद 12 क्विंटल काला आलू हार्वेस्ट किया है। वहीं खेती के लिए वो बेगूसराय से बीज मंगवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आश्चर्य जताया कि वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को फिर से कैसे बहाल कर सकता है, जबकि उसे विश्वास मत हासिल करने की राज्यपाल की कार्यवाही अवैध लगती है। शीर्ष न्यायालय ने इस बार तो गौर किया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने यह स्वीकार करते हुए कहा कि अल्पमत में थे। वो शक्ति परीक्षण का सामना किए बिना ही इस्तीफा दे दिया था। शिवसेना राजनीतिक संकट में मद्देनजर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने के दौरान 5 न्यायाधीश की संबंधित पीठ की अध्यक्षता करने वाले प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने कहा कि ये एक तार्किक बात होती है, बशर्ते आप विधानसभा के पटल पर विश्वास मत खो देते हैं, फिर आप निश्चित रूप से सत्ता से बेदखल हो जाते हैं, क्योंकि विश्वास मत आपके साथ नहीं रहता है। CJI ने यह भी कहा कि हमारी समस्या यह है कि बौद्धिक पहली को देखते हुए ऐसा नहीं किया जा सकता कि राज्यपाल द्वारा गलत तरीके से तलब किए गए विश्वास मत के कारण आपको सत्ता से बेदखल किया गया है। अपने किसी भी कारण से इसे नहीं चुना। आप विश्वास मत का सामना नहीं करना चाहते थे। यह टिप्पणी तब आई जब ठाकरे समूह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता AM सिंघवी ने पीठ से यथास्थित बहाल रखने का आग्रह किया। पीठ की जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, हेमा कौली और PS नरसिम्हा भी इसमें शामिल रही। हर साल की तरह इस बार भी राजधानी देहरादून में झंडे जी का मेला लग चुका है।
जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। मेले में कई तरह का सामान आपको सस्ते दाम पर मिल जाता है। हर साल होली के बाद चैत्र मास में लगने वाले झंडे जी की मेला उत्तर भारत का सबसे विशाल मेला माना जाता है, क्योंकि यहाँ हजारों लाखों की संख्या में दूसरे राज्य से संगत पहुंचती है। बताते चले कि झंडा मेला बसंत के मौसम में लगाया जाता है। गुरु राम द्वारा प्रवर्तित उदासी संप्रदाय के अनुयायी सिखों का प्रमुख धार्मिक उत्सव माना जाता है इसे। इस मेले में न सिर्फ उत्तराखंड के लोग शामिल होते हैं, बल्कि उत्तर भारत, जिनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सिख अनुयायी शामिल रहने के लिए आते हैं। मान्यता यह भी है कि देहरादून को बसाने वाले गुरु राम राय ने देहरादून के खुदबुड़ा क्षेत्र में अपने साथियों के साथ डेरा डाला था। उसी से देहरादून के नाम की कहानी भी जुड़ गई। यही वो वक्त था जब औरंगजेब ने गढ़वाल के शासक राजा फतेह शाह को एक संतुति पत्र देकर देहरादून के 3 गांव आमासुरी, राजपुरा और खड़बूड़ा की जागीर दी थी। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इनका मुंबई में होने वाला प्रोग्राम घिर चुका। महाराष्ट्र राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटेल ने सरकार को चिट्ठी लिखी है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का ये कार्यक्रम नहीं आयोजित होना। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पिछले काफी समय से चर्चा में है। वो देश भर के शहरों में संगम कार्यक्रम कर रहे हैं। वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अभियान भी चला रहे हैं। इस संसद की अगले क्रम में 18 से 19 मार्च को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम मुंबई में होने वाला है। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम का विरोध करने का फैसला किया है। बागेश्वर धाम का बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के महाराष्ट्र में होने वाले सत्संग कार्यक्रम के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस के मोर्चा खोल दिए हैं। महाराष्ट्र प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस आयोजन के खिलाफ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को खत लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि मुंबई में सटे मीरा भाईंदर इलाके में बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि 18 से 19 मार्च को बाबा बागेश्वर धाम का 2 दिवसीय कार्यक्रम होने जा रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार को इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं देनी चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल और धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने उल्लासनगर के एक व्यवसायी को हिरासत में लिया है। अमृता फडणवीस ने धमकी और साजिश का आरोप लगाते हुए एक परिचित के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की है। फडणवीस ने कहा, अनिल जयसिंघानिया के एक बुकी हैं जिन पर देश के 14 राज्य में अलग अलग मामले चल रहे हैं। फडणवीस ने कहा, जिस समय महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार आई, वो मेरी पत्नी के संपर्क में आई और बोली, मैं ड्रेस डिजाइनर हूँ, ज्वेलरी डिजाइन करती हूँ। धीरे धीरे उसके मेरी पत्नी से घनिष्ठ संबंध बन गए। मेरी पत्नी को उसने बताया कि उसने किताब लिखी है, उसकी लॉन्चिंग कराई, सम्मान करवाया। उन्होंने ये भी कहा, फिर जब पता चला कि वो क्या करवाना चाहते हैं तो उन्होंने उसे ब्लॉक कर दिया। क्षेत्रीय सेवा आयोजन कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीते 6 सालों में रोजगार के अवसरों में हुई 5 गुना की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 2017 से अब तक 5 गुना कंपनियों रोजगार देने वाराणसी पहुंची है। वहीं यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू के बाद में माना जा रहा है कि रोजगार सृजन के अवसर और भी बढ़ेंगे। जम्मू और कश्मीर में पिछले 2 वर्षों में 400 से अधिक स्मार्ट ऐप पंजीकरण किए गए हैं, जिनमें ई कॉमर्स, बागवानी, कृषि, खाद्य उद्योग और शिल्प जैसे क्षेत्र भी शामिल है। वैसे तो टेक कंपनियां पूरी दुनिया में छटनी कर रहे हैं, मगर एप्पल ने बीते 1.5 सालों में भारत में करीब 1 लाख नई नौकरियां दी हैं। भारतीय सेलुलर और इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के मुताबिक पिछले 7 साल में इस सेक्टर में करीब 20 लाख युवाओं को नौकरी मिली है। ध्यान रखने की बात तो यह भी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट में है। अमेरिका में पहले सिलिकॉन वैली और फिर कुछ ही दिनों में
के भीतर सिग्नेचर बैंक पर ताला लग गया है और अब फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के शेयर भी धड़ाधड़ गिर रहे हैं। लेकिन आगे और भी मुश्किल समय आ रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक करीब आधा दर्जन अन्य अमेरिकी बैंक अभी और बंद होंगे। जाहिर सी बात है कि इससे अमेरिका के विकास दर प्रभावित होने के साथ साथ वहां रोजगार का भी बड़ा संकट पैदा होने वाला है। बैंकिंग सेक्टर का ये खतरा अब पहले से ही अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जूझ रहा यूरोप भी पहुंच गया है। स्विट्जरलैंड के बैंक क्रेडिट स्विस के शेयर लगातार गिर रहे हैं। खबरें हैं कि बैंक के बड़ा शेयर होल्डर सऊदी नेशनल बैंक अब क्रेडिट स्विस में और स्टेक नहीं खरीदना चाहता। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।